एक अनुरोध, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद हैं तो कृपया इन्हें लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग ही हमारी मजबूती है। हेलो एंड वेलकम टू ऑल एट स्पोर्ट्स जिंदगी। मेरा नाम है अभिषेक और इंग्लिश प्रीमियर लीग की हम बात करेंगे। वीक नंबर 9 अभी जस्ट फिनिश हुआ है और बहुत इंटरेस्टिंग मैचेस हमें देखने को मिले और उन्हीं मुकाबलों पर बातचीत करने के लिए इंटरनेशनल फुटबॉल कमेंटेटर रजत सेन गुप्ता सर भी हमारे साथ हैं और साथ में फुटबॉल एनालिस्ट जतिन भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले बात करेंगे रजत सेन गुप्ता सर के पास ही जाएंगे क्योंकि बहुत खुश नजर आ रहे हैं और खुश होंगे भी क्योंकि उनकी फेवरेट टीम टॉटनहम हॉटस्पर जिनको मैनेज करते हैं होजे मोरिन्यो, वो टीम मैनचेस्टर सिटी को हराने में सफल हो गई एंड दे हैव बीटन विद क्वाइट अ गुड रिजल्ट। द रिजल्ट वाज रियली गुड। 2-0 से वो मैच जीतने में सफल हो गए और एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद मैनचेस्टर सिटी की टीम बेटर परफॉर्म करेगी, ज्यादा अटैकिंग फुटबॉल खेलने के लिए जानी जाती है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और टॉटनहम की जो टीम है उन्होंने वाकई में इस मैच में बेटर परफॉर्मेंस करते हुए 2-0 से जीत दर्ज कर ली। सर, खुशी है क्योंकि पॉइंट्स टेबल में अभी आपकी टीम नंबर 1 पोजीशन पर आ गई है और साथ में होजे मोरिन्यो जिसको कि आप इतना ज्यादा चाहते हैं, उन्होंने भी अपनी टीम को जिताने का एक जो सिलसिला है उसकी शुरुआत तो करती है। बिल्कुल जरूर करती है, इसलिए क्योंकि होजे मोरिन्यो केवल मेरे फेवरेट ही नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों के अजीज हैं, इसलिए क्योंकि उन्होंने बड़ी हिस्टोरिकल अचीवमेंट्स किए हैं अपनी जिंदगी में। वो जहां भी गए, जिस भी टीम को उन्होंने अपने हाथ में लिया, उनके साथ बहुत ही जबरदस्त उन्होंने प्रयोग किए और उस तरह से उस प्रयोग का एक नमूना जिसके बारे में मैं अभी थोड़ी देर के बाद बताऊंगा। अगर आप ये कहते हैं कि टॉटनहम हॉटस्पर ने 2-0 से हरा करके मैनचेस्टर सिटी को शिकस्त दी है और मैनचेस्टर सिटी कुछ भी नहीं कर पाई, ऐसी बात नहीं है। मैं समझता हूं कि मैनचेस्टर सिटी ने लगातार आक्रमण किए थे, 22 उन्होंने शॉट्स लिए थे टारगेट पर, जबकि टॉटनहम के कुल शॉट्स 4 थे और ऑन टारगेट शॉट्स जो 2 थे, उन दोनों में ही उनको गोल हासिल हुए। लेकिन ये जरूर है कि मैनचेस्टर सिटी का जो फायर पावर है, गैब्रियल जेसूस, रहीम स्टर्लिंग, मारेज, रॉड्री, केविन डी ब्रुयने, इस तरह के बहुत सारे और खिलाड़ी हैं, जैसे फेरन टोरेस हैं, बर्नार्डो सिल्वा हैं। ये सारे खिलाड़ी जी तोड़ कोशिश करने के बावजूद जो टॉटनहम का जो उनकी जो रक्षा पंक्ति थी, उनका जो डिफेंस था, उसको तोड़ पाने में वो नाकाम ये रहे, क्योंकि टॉटनहम का डिफेंस जो है वो पूरी तरह से ऐसा लग रहा था कि अनब्रेकेबल है, इम्पेकेबल है। और ये इसकी वजह से कारण इसका यही था कि वो आपस में उन लोगों का कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा था। और आपने देखा होगा खासतौर पर हैरी केन, he led his team not only from ahead, बल्कि उन्होंने, इसको अगर कहा जाए कि एक मैं पैराडॉक्स क्रिएट करना चाहूंगा उनके खेल की वजह से, कि he led from behind his team। तो ये वो बीच में कभी वो मिडफील्ड में खेलते नजर आए, कभी राइट विंग में चले जाते थे, कई बार वो उन्होंने अपने डिफेंस को भी अपने साथ दिया। और इस तरह से जिस तरह से उनका मनोबल बढ़ाया हैरी केन ने, उनका एक बहुत बड़ा योगदान है इस जीत में टॉटनहम के लिए। और टॉटनहम के लिए ये जो जीत है, ये जीत उनके लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होने वाला है इस पूरे टूर्नामेंट के दौरान। हालांकि टॉटनहम अभी इस टूर्नामेंट में सबसे ऊपर है क्योंकि उनका गोल का डिफरेंस भी जो है वो भी बहुत है। बिल्कुल सही कहा आपने और हैरी केन की आपने जिक्र की है, जतिन भी साथ है। जतिन, जो पहला गोल हुआ था टॉटनहम वर्सेस मैनचेस्टर सिटी में, सॉन ने जो गोल किया था, उस गोल को भी आप देखेंगे तो हैरी केन बिल्कुल अटैकिंग थर्ड से वो और पीछे चले गए थे, जो कि 2 सेंटर डिफेंडर थे, उनमें से एक फॉलो करने लग गए थे हैरी केन को। ये बिल्कुल प्लान्ड गोल था, वन ऑफ द बेस्ट गोल अगर आप इवैल्यूएट करेंगे। और वो जो स्पेस है वो क्रिएट कर दिया हैरी केन ने सॉन के लिए और बिल्कुल फ्री वहां पर उन्होंने गेंद को गैदर किया और उसके बाद लेफ्ट फुटर जो फिनिश था, दैट इज ऑसम। और वाकई में कमाल का वो गोल किया था सॉन ने। अभिषेक, एक मैं और बात कहना चाहूंगा, सॉरी बीच में मैं बात कर रहा हूं। एक ही बात कहना चाहूंगा इस पूरे मैच के बारे में कि जिस तरह से टॉटनहम के मैनेजर जोसे मोरिन्यो ने लो सेल्सो को 65th मिनट में उतारा और अपनी जीत को मजबूत
करने के लिए उन्होंने वो एक गोल से आगे बढ़े हुए थे, लेकिन लो सेल्सो के उतरते ही साथ लो सेल्सो ने एक गोल किया और उनको उसी विंग पर ऑपरेट करने के लिए उन्होंने कहा था जिस पर सोन ऑपरेट करते रहे हैं। सोन को उन्होंने राइट हैंड साइड में भेज दिया और लो सेल्सो को कहा कि आप लेफ्ट विंग में खेलो, और लेफ्ट विंग से वो आगे बढ़ेंगे जिस तरह से सोन आगे बढ़ते हैं। एग्जैक्टली उसी पोजीशन से वो गोल भी लो सेल्सो ने किया। राइट। जतिन आप बताएंगे कि जो गोल किया था सोन ने, जो पहला गोल था वो काफी अमेजिंग था, और जितना इंपॉर्टेंट रोल उसमें सोन का था फिनिश का, उतना ही इंपॉर्टेंट रोल हैरी केन का भी था। हैरी केन का ट्रांसफॉर्मेशन इस सीजन में तो एट द हाईएस्ट लेवल है। इवन लास्ट सीजन में भी नहीं लगा इतना स्मूथ टच होगा। ऑफ कोर्स अगर आप 2018-19 सीजन के स्टार्ट से देखें तो इंजरी प्रॉब्लम्स बहुत हिट की उनको, अदरवाइज तो वो आउट एंड आउट गोल स्कोर हैं, इस पे तो कोई डाउट ही नहीं है। और अगर वो ये काम भी नहीं करते तो भी उनको कोई क्रिटिसाइज नहीं करेगा, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वो स्कोर करते हैं। वो टॉटेनहम के लिए एक मतलब एक क्या ही बोले वरदान ही है कि इतना अच्छा प्लेयर आपके पास है, प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर्स इन द होल वर्ल्ड। बट जिस तरीके से उन्होंने अपनी इन्वॉल्वमेंट बढ़ाई है गेम पे, तो वो तो आपको अलग ही लेवल पे ले जाती है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग मेसी को क्रिटिसाइज क्यों नहीं करते हो? इसी वजह से नहीं करते क्योंकि जो इन्वॉल्वमेंट रहती है पूरी गेम पे वो दूसरे प्लेयरों से बहुत ही अच्छी रहती है और एक दूसरे तरीके से बाहर चले जाता है। सेम थ्योरी इस पे है। और सोन ह्यून-मिन तो मैं बोलता ही हूँ 1-2 साल से कि वो एशिया के बेस्ट फुटबॉलर है। इवन उनके जो बस एक दो चीजें करनी रहेगी, वो एक सिल्वरवेयर जीतना। जिस समय वो सिल्वरवेयर में तो एशियन हिस्ट्री के भी बेस्ट प्लेयर बन जाएंगे, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि वो है भी वर्ल्ड क्लास एट दी हाईएस्ट लेवल। बट सॉलिडिफाई आपको तभी करना पड़ेगा जब आप सिल्वरवेयर जीतते हो, जब आप ऐसी परफॉर्मेंस देते हो जैसे कि पाकि सॉन्ग से हमने मैनचेस्टर यूनाइटेड में देखी थी कि नहीं लगता था कि नहीं ये कैरिस्मेटिक प्लेयर है और ये किसी पोजीशन पे खिला दोगे तो सर एलेक्स फर्ग्यूसन को अच्छा ही प्रोवाइड करेंगे। सेम थ्योरी अगर जीत जाते हैं तो उस ब्रैकेट से तो आगे चले जाते हैं, क्योंकि एज अ प्लेयर तो वो मतलब एक नेक्स्ट लेवल ही है। एग्जैक्टली। वैसे खुश आप भी बहुत है क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड की टीम ने देखिए वेस्ट ब्रोम को हराया है, 1-0 से हराया। 3 पॉइंट्स तो आप लेकर चले गए, लेकिन ब्रूनो फर्नांडिस मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ जो भी प्रॉब्लम हो, लेकिन ये सबसे बड़े फाइटर है ब्रूनो फर्नांडिस। जिस अंदाज में परफॉर्मेंस कर रहे हैं, लास्ट सीजन भी देखें बिल्कुल जनवरी विंडो में ये आए थे, ऐसा भी नहीं था कि स्टार्टिंग से थे। उसके बाद से अपने आप को जिस अंदाज में ढाला है, ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में मैनचेस्टर यूनाइटेड को इस तरीके की प्लेयर की जरूरत है, और मुझे लगता है कि ही इज ए कैप्टन मटेरियल। कैप्टन मटेरियल तो है ही वो। अगर उनके पास कैप्टन आर्मबैंड भी नहीं है तो भी वो कैप्टन है, कोई डाउट नहीं है। एलेक्स फर्ग्यूसन की रिटायरमेंट के बाद अगर सबसे इन्फ्लुएंशियल कोई साइनिंग है मैनचेस्टर यूनाइटेड में तो ब्रूनो फर्नांडिस ही है। वो बोल चाहे वो करें, अगर आप फॉर एग्जांपल मेसी को 40 गोल और 20 असिस्ट देने के बाद बोलते हैं कि वो हमेशा ट्रैक बैक भी, हाँ जब सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल हो तब तो आपको करना है, बट अगर आपको लॉन्ग टर्म में अपनी बॉडी को बचाना और अगर आप सोचते हैं ऐसे तो ट्रैक बैक करना कोई बुरी बात नहीं है, बट ओवर क्रिटिसाइज करना भी इसमें कोई अच्छी बात नहीं है कि क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वही गोल स्कोर कर रहे हैं तो ही आप जीत रहे हैं। बेशक उन्होंने 1-2 पेनल्टी मिस की होगी इस सीजन में, बट जिस उनका इन्फ्लुएंशियल रहता है गेम पे, वो गेम किल कर जाते हैं। मैनचेस्टर यूनाइटेड गेम इस तरह है क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड कोहेसिव है। मैनचेस्टर यूनाइटेड गेम इसलिए जीत रहा है क्योंकि ये कंसिस्टेंसी में अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस ओवर एंड ओवर अगेन वो घूमता ही जा रहा है चक्का। और परफॉर्मेंस कोई अच्छी नहीं है मैनचेस्टर यूनाइटेड की, क्यों के लिए जब तक डॉनी वैन डी वीक मार्टा की पोजीशन पे नहीं खेलेंगे, आप बेटर प्लेयर्स को नहीं खेलेंगे और उन पे भरोसा नहीं करोगे तो एक ना एक दिन तो गाड़ी फिसलेगी, क्योंकि इन अच्छे प्लेयर चलेगी गाड़ी। तो सोचो जो प्लेयर इतने अच्छे हैं ही नहीं, जिसके लिए आपको 2 पर्सन रखने पड़ रहे हैं एक बंदे का काम करने के लिए, अगर वो शिफ्ट डगमगाती है तो फिर ओले गुनर सोल्शर की वो बहुत ही ड्रास्टिक सिचुएशन ले जाएगी, क्योंकि लिए परेशान हो जाएगा। सोच रहे कि मैं जीत जाऊंगा, जॉब भी मतलब होता है। मैनचेस्टर यूनाइटेड का फैन बेस भी बहुत ही क्रिटिकल है, प्रॉब्ली बोर्ड उनको सुनना मुश्किल तो बहुत है। और क्लब में क्या है कि जब तक एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते आप इन प्लेयर्स से कुछ भी, अगर 3 पॉइंट आते हैं तो समझो कि बहुत ही अच्छा दिन रहा आपका, कैसे भी आए वो फर्क नहीं पड़ता। 3 पॉइंट्स सीजन तो आई डोंट राइट बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन यूनाइटेड की टीम ने फिर भी बेटर परफॉर्मेंस किया। और फुटबॉल में कहा जाता है कि चाहे आप 6 गोल से जीते, चाहे आप 10 गोल से जीते, चाहे 1 गोल से जीते, पॉइंट्स लेकर गए तो यू आर ए चैंपियन, यू आर ए विनर। चेल्सी की टीम ने रजत सेन सर न्यूकैसल यूनाइटेड को 2-0 से हराया। 2
0 से वो मैच जीतने में सफल हो गए। और फ्रैंक लैम्पार्ड की टीम भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस कर रही है इस समय। हालांकि जो पहला गोल था 10वें मिनट में वो ओन गोल किया गया था, लेकिन फिर अगर देखें तो टेमी अब्राहम ने सेकंड हाफ में गोल किया था और वो काफी अच्छा गोल था। 2-0 से जीतना मैनचेस्टर चेल्सी की टीम को कॉन्फिडेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट था ये विन। बिल्कुल इंपॉर्टेंट था। और ये कॉन्फिडेंस आपको याद होना चाहिए कि अभी जो पिछले पखवाड़े में जो मैच हुआ था उनका यूएफा चैंपियंस लीग में चेल्सी ने हराया था रेने को, तो उसमें भी उनको काफी अच्छी सफलता हासिल हुई थी। 3-0 से हराया था उन्होंने। और मैं समझता हूँ कि टैमी इब्राहिम का जो प्रदर्शन है वो दिनों दिन बहुत और निखरता हुआ जा रहा है, क्योंकि टैमी इब्राहिम थोड़ा देर से आए खेलने के लिए इस टूर्नामेंट में, और उन्होंने सेंटर फॉरवर्ड के स्थान पर बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। जहां तक न्यूकासल यूनाइटेड का सवाल है, उससे भी बड़ी उम्मीदें जगती हैं, क्योंकि उनकी पोजीशन भी बहुत अच्छी है अभी भी न्यूकासल यूनाइटेड की। लेकिन ये देखना है कि पहले उन्होंने एवर्टन को हराया था 2-1 से, ये 1 नवंबर का जो मैच था उसकी बात मैं कह रहा हूं। उसके बाद उन्होंने ड्रॉ किया वुल्व्स के साथ, बर्नली को 3-1 से हराया। और इस तरह से मैं समझता हूं कि न्यूकासल यूनाइटेड ने एक जबरदस्त प्रदर्शन किया। और अभी तक मुझे लगता है कि जो टीमें ऊपर आने वाली हैं, ये बिग 4 और टॉप 6 की बात अगर छोड़ दें तो, जिनमें कि अब तक लिवरपूल, चेल्सी, मैनचेस्टर यूनाइटेड, आर्सेनल और मैनचेस्टर सिटी वगैरह आया करते थे, तो इनकी जगह में जो टीमें आने वाली हैं आगे समय में, वो टॉटनहम हॉटस्पर के अलावा हो सकती हैं, जो उनमें से एक क्रिस्टल पैलेस है, एक है न्यूकासल यूनाइटेड, साउथहैम्पटन है, और इनका प्रदर्शन, और वुल्फ भी बहुत अच्छा खेल रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि लीड्स यूनाइटेड के भी ऊपर आने की बहुत चांसेस हैं, जिस तरह से उन्होंने कल 0-0 की बराबरी पर रोके रखा। लेकिन इसमें तो तारीफ ये करना पड़ेगा आर्सेनल की, क्योंकि उनका एक प्लेयर था ही नहीं। पेपे जो है, निकोलस पेपे, उन्होंने एक बहुत गलत और गंदा सा फाउल किया, और ये अटैक था, एक पर्सनल अटैक था, बॉडी पर अटैक। तो इसकी वजह से रेड कार्ड तो उनको मिलना ही चाहिए था, लेकिन खुद को सोचना चाहिए था कि अभी 40 मिनट करीब का समय बाकी है, और अगर मुझे रेड कार्ड मिलेगा, अगर का तो सवाल ही नहीं। कोई भी खिलाड़ी इस लेवल पर इस तरह की हरकत करने से पहले 3 बार सोचता है कि भाई मेरी टीम का क्या होगा, मैं तो खैर बाहर चला जाऊं। लेकिन ये कहिए कि अच्छा हुआ कि साका आए वहां पर खेलने के लिए, और आर्सेनल का खेल थोड़ा सा बेहतर हुआ। लेकिन मैं समझता हूं कि अभी भी आर्सेनल को बहुत चिंताजनक स्थिति में से अपने आप को उभारने की जरूरत है। बिल्कुल सही कहा आपने। और बाकी इंपॉर्टेंट मैचेस की बात करें तो एवर्टन ने फुलम को 3-2 से हराया है। शेफील्ड यूनाइटेड और वेस्ट हैम के बीच में जो मैच हुआ वो 1-0 से वेस्ट हैम की टीम जीती। और जैसा आपने बताया कि लीड्स यूनाइटेड वर्सेस आर्सेनल का जो मैच था वो गोललेस ड्रॉ पर फिनिश हुआ। लेकिन जो आखिरी मैच था वो लिवरपूल का मुकाबला था लेस्टर सिटी से। और जो लेस्टर सिटी के कोच है ब्रेंडन रॉजर्स, वो लिवरपूल के भी कोच रह चुके। 2014 में ऑलमोस्ट उनके अंडर लिवरपूल की टीम चैंपियन बनने वाली थी इंग्लिश प्रीमियर लीग की, लेकिन जो स्टीफन जेरार्ड ने जो स्लिप किया था उसकी वजह से वो ट्रॉफी स्लिप हो गया था। लेकिन इस मैच की अगर बात करें, यकीन कहा जा रहा था कि भाई लेस्टर सिटी की जो टीम है वो बेटर परफॉर्मेंस करेगी, दैट इज लुकिंग मोर सॉलिड अगेंस्ट लिवरपूल, क्योंकि उनके काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स जो हैं वो ऑलरेडी मोहम्मद सलाह को कोविड की वजह से वो खेल नहीं पाए थे। इसके अलावा आपके डिफेंस लाइन में जो आपके मेन डिफेंडर्स हैं, आपके वर्जिल वैन डाइक तो है ही नहीं, टेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड इंजर्ड थे, मिडफील्ड में काफी प्रॉब्लम हुई थी। जेम्स मिलनर से आपने टेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड का रोल करवाया, लेकिन उसके बाद भी लिवरपूल की टीम ने सरप्राइज किया। सरप्राइज मैं इसलिए कहूंगा जतिन यहाँ पर, क्योंकि मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लिवरपूल की टीम ऐसा परफॉर्मेंस करेगी। और पहला गोल हालांकि ओन गोल था, लेकिन उसके बाद से जैसा लिवरपूल की टीम ने एक के बाद एक प्रेशर बनाया, वो लगता है कि बेंच स्ट्रेंथ पर भी जो लड़के हैं और जो जिस अंदाज में योर्गन क्लॉप ने टीम बनाई है वो डेंजरस है। लास्ट 2 सीजन में मैं पर्टिकुलरली ये मानता था कि लिवरपूल के जो मेडिकल स्टाफ है उनको सबको आपको हेड्स ऑफ बोलना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने इन प्लेयर्स को तैयार रखा था, शार्प रखा था, और जिस तरीके से वो कंटिन्यूसली परफॉर्मेंस दिए जा रहे थे, मैच बाय मैच अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे थे,
क्योंकि एक सीजन को चैंपियंस लीग फाइनल में पहुंचे थे तो बहुत ही बड़े रन्स लेके आए हैं सभी प्लेयर, पर जो परफॉर्मेंस है उनकी सेकंड टू नन है। ये लिवरपूल साइड, अब लोग बोलते हैं कि यंग साइज कम करते हैं, इसी वजह से कम करते हैं क्योंकि उन हिस्ट्री को ही चेंज कर लिया मॉडर्न टाइम पे, क्योंकि मैनेज करना दो सबसे टफ है टास्क है पूरी वर्ल्ड फुटबॉल में, क्योंकि इंग्लिश क्लब्स हैं। तो जब इनका जो वो दायरा है वो इतना बड़ा है, जब आए और इनकी साइनिंग से लोग एक दो साइनिंग छोड़ दें तो सारी साइनिंग की काम करती है। और जिस तरीके से खेले और लेस्टर को हराया, मतलब कमेंडेबल ही बोल सकते हैं आप इस बात को। शफल किए इतने प्लेयर, फबीनियो डिफेंस में चले जाते हैं, मिलनर तो कहीं भी खेल लेंगे, आप उनको खिला दो, फॉरवर्ड खिला दो, डिफेंस सेंटर बैक भी खेल सकते हैं, इतने अच्छे प्लेयर है। और यंग लोग की सबसे अच्छी बात है ना, वो सबसे अच्छा ही निकालना चाहते हैं। लेट्स होप कि वो इस रन को कंटिन्यू करे और जो प्लेयर्स अभी सलाह जैसे कोविड वाली सिचुएशन पे वापस आए, अदरवाइज तो वो सॉलिड परफॉर्मेंस दे सकते हैं वीक इन एंड वीक आउट। बस यही है कि शकीरी एंड ऑल दी जो अंडर परफॉर्मिंग प्लेयर्स थे लास्ट सीजन पे, इनको परफॉर्मेंस बहुत बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली ये भी है जतिन, आप देखोगे कि नेवी केटा को जब लेकर आए थे ये आरबी लेipzig से, तो आपने भी फॉलो किया होगा, आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहे थे, लेकिन जब से मैंने देखा है वो जो फॉर्म पे नहीं रहते हैं, बाकी मुझे लगता है एक बाकी सब जस्टिफाई करते हैं। अगर आप देखो पिछले 2-3 मैचेस में तो ऐसा लग रहा है कि उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है और कहीं बेहतर परफॉर्मेंस करके दिखाया है। लेकिन जोटा एक ऐसे स्ट्राइकर लिवरपूल की टीम को मिले हैं, मैं आपसे भी रिएक्शन लूंगा और रजत सर से भी रिएक्शन लूंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा रिकॉर्ड उनके लिए बता दूं। कल उनके लिए बहुत हिस्टोरिकल दिन था जतिन। लिवरपूल के इतना बड़ा क्लब है, उसके ये एकमात्र ऐसे प्लेयर बने हैं जिन्होंने कि अपने डेब्यू 4 मैचेस में, आई मीन फ्रॉम डेब्यू टू कंटिन्यूअसली जो 4 मैचेस खेले हैं उसमें एनफील्ड में इन्होंने गोल किया है। ऐसा लिवरपूल के हिस्ट्री में किसी ने नहीं किया जो जोटा ने करके दिखाया है। तो ये कमांडेबल रिकॉर्ड है और वाकई में एक बहुत सिंसियर और बहुत हार्ड वर्किंग स्ट्राइकर लिवरपूल की टीम ने बहुत कम रेट में हासिल कर लिया। एथलेटिको अभिषेक, खासतौर पर ये कहा जा सकता है डियोगो जोटा जो है वो एक एकम्प्लिश्ड प्लेयर के रूप में ही आए थे, और मुझे लगता है कि ये शायद एकमात्र ऐसे स्टार प्लेयर हैं जिनको इस नए जो एक नए परिवेश में अपने आप को ढालने में बिल्कुल टाइम नहीं लगा, और इनका जो इंटीग्रेशन है बहुत जल्दी हो गया लिवरपूल में, और इन्होंने इतना अच्छा प्रदर्शन किया। इन्होंने एक हैट्रिक भी लगाई थी अभी एटलांटा के खिलाफ, जबकि मुकाबले चल रहे थे यूएफा चैंपियंस लीग। तो ये आप देखिए कि डियोगो जोटा जो है उन्होंने जहां पर भी खेला लिवरपूल की तरफ से बेहतरीन प्रदर्शन किया है। तो मैं समझता हूं कि ही इज गोइंग टू बी ए फैक्टर ऑल अलोंग दिस टूर्नामेंट एंड बियॉन्ड। मुझे भी सेम सिचुएशन लगती है। जिस हिसाब से पोर्टो से आए, चैंपियनशिप में सीजन खेला वोल्फ के साथ, प्लस फिर हैट्रिक भी मारा है इन्होंने वोल्फ के लिए प्रीमियर लीग पे, और उनकी जो स्टेबिलिटी को सॉलिडिफाई किया है 2 सीजन पे, वो तो स्पेक्टेकुलर ही है। पर जब आए तो ऐसा लग रहा था कि नहीं यार, कि ये चलो एक बेंच ऑप्शन होगा, कहीं भी होगा तो फिट कर लेंगे, क्योंकि है तो प्लेयर अच्छा। और जिस तरीके से लिवरपूल का स्टाइल है वो ऑटोमेटिकली जब आप अटैकिंग प्लेयर हो तो आपको सूट करने ही वाला है वो, क्योंकि आपका चांसेस देंगे और गोल भी स्कोर करेंगे आप। इन्होंने फर्मिनो की पोजीशन और जो उनकी गोल स्कोरिंग इनएबिलिटी है इस सीजन में जो उन्होंने नहीं किया, हालांकि अपना गोल रॉक खत्म तो कर ही लिया लास्ट मैच में, बट वो तो सबसे अच्छी बात है आई थिंक सो लिवरपूल के लिए इस सीजन में। बट फैंटास्टिक परफॉर्मेंस, जिस तरीके से वो स्विच कर सकते हैं, मल्टीपल पोजीशन में खेल सकते हैं, एक क्रिएटिविटी लाता है। और एक बात तो है कि इतना नहीं लग रहा था कि इतने ही स्टेबल प्लेयर हो जाएंगे आते ही, बट और इनके लिए भी अच्छा है, पोर्चुगल के लिए भी अच्छा है, क्योंकि उनको अटैक में एक और अच्छा प्लेयर मिला जो रोनाल्डो को हेल्प कर सकता है नेक्स्ट ईयर यूरोज में। एंड एट द सेम टाइम लिवरपूल के लिए तो बढ़िया ही बढ़िया। और अगर थियागो वापस आते हैं ढंग से तो फिर और भी अच्छी बात होगी, क्योंकि जब वो मिडफील्ड को कॉन्कर करते हैं तो फिर कोई भी टीम हो बहुत ही मुश्किल हो जाता है किसी के लिए। राइट, बिल्कुल सही कहा आपने। तो इंग्लिश प्रीमियर लीग का 9th वीक की समाप्ति हुई है और टॉप 4 टीमों के बारे में एक बार मैं बता दूं। टॉटनहम हॉटस्पर की टीम 9 मैचेस के बाद 20 पॉइंट्स के साथ नंबर 1 पर है। सेम लिवरपूल की टीम है नंबर 2 पोजीशन पर 9 मैचेस में 20 पॉइंट्स हैं। चेल्सी के 9 मैचेस में 18 हैं और लेस्टर सिटी के 9 मैचेस में उनके भी 18 है। साउथहैम्पटन नंबर 5 पर है 16 के साथ। एवर्टन नंबर 6 पर है 16 पॉइंट्स के साथ। यानी कि दिखाता है कि काफी नजदीकियां हैं और नंबर 6 और नंबर
एक की पोजीशन में अगर देखें तो सिर्फ 4 पॉइंट्स का फासला है, यानी कि ये बहुत ही ज्यादा आप कहेंगे कि इंटरेस्टिंग एक सीजन होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट्स में ज्यादा डिफरेंस है नहीं जो पिछले सीजन हमने देखा था या फिर उससे पिछले सीजन, वैसा होने वाला नहीं है। यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग मैचेस देखने को मिलेंगे और इसी तरीके से हम आपके लिए वीडियोस बनाते रहेंगे। स्पोर्ट्स जिंदगी चैनल को आप जितने भी व्यूअर्स हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपने तो सब्सक्राइब कर ही दिया है, साथ में अपने दोस्तों के साथ भी इस चैनल के बारे में डिस्कस कीजिए। आप दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं इस चैनल के लिंक को और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताइए, क्योंकि अगर फुटबॉल के बारे में जानकारी लेनी है, अगर अदर स्पोर्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है, तो दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। आप आ सकते हैं स्पोर्ट्स जिंदगी में और हमारे साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।